स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जनरल इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, जनरल इलेक्शन लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं उनका फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है उसको कंडक्ट करवाया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आप देखिए कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान में मणिपुर के कुछ पोलिंग बूथ है जहाँ पे वॉयलेंस का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट्स, पोलिंग बूथ के ऊपर वॉयलेंस की सिचुएशन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑर्डर्स को इश्यू किया गया है कि उन पोलिंग बूथ के ऊपर जो रीपोलिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 324 है उसके थ्रू में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया है। इलेक्शन कमीशन का मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन से उनको कंडक्ट करवाना। अगर किसी भी इलेक्शन के कंडक्ट के दौरान में फ्री एंड फेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलता है तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ सेलेक्टेड पोलिंग बूथ हो, अगर कंप्लीट इलेक्शन है वहाँ पे भी फ्री एंड फेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं रहा है तो कंप्लीट इलेक्शन को भी फिर से यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आप देखिए कि पोलिंग बूथ के ऊपर वॉयलेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ हो, बूथ कैप्चरिंग का कोशिश किया गया हो, या आप देखिए कि बूथ रिगिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस दौरान में इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रीपोलिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है। अगर हम रीपोलिंग के कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि उस पोलिंग बूथ को यहाँ पे सेंसिटिव पोलिंग बूथ के रूप से डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा उस पोलिंग बूथ के रिगार्डिंग में, जिससे कि यहाँ पे फिर से जो फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाया जा सके। आप देखिएगा रीपोलिंग के दौरान भी वायलेंस वहाँ पे इमर्ज होता है, वायलेंस का सिचुएशन देखने के लिए मिलता है तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा फिर से वहाँ पे रीपोलिंग है उसको कंडक्ट करवाया जा सकता है। काफ़ी बार आपको इलेक्शन शेड्यूल के अंदर जो रिजर्व डे हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं। उन रिजर्व डेज को इसी वजह से रखा जाता है कि अगर किसी बूथ के ऊपर में वायलेंस का सिचुएशन क्रिएट होता है तो उस दौरान में रीपोलिंग वहाँ पे कंडक्ट होगा तो कुछ बूथ यहाँ कुछ डेज यहाँ पे इलेक्शन शेड्यूल के दौरान में आपको रिजर्व डेज के रूप से देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का जो डिफरेंसेज है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में सेटअप किया गया है। जब हमारा जो थर्ड टायर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज है उनको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया तो उस समय में इसको सेटअप किया गया। उसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस है उनको कंडक्ट करवाना। उसके अलावा जितने भी इलेक्शंस है उनको कंडक्ट कराने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको इलेक्शन कमीशन है उसका देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उनको भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा यहाँ पे सपोर्टिव हेल्प है वो प्रोवाइड किया जाता है इलेक्शन के कंडक्ट के दौरान में। उनके जो पर्सन्स है वो यहाँ पे कंप्लीट इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में इंगेज रहेंगे, उन्हीं के द्वारा जो वर्क है उसको कैरी आउट किया जाता है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे वर्क को कैरी आउट किया जाता है। यहाँ पे हम पोलिंग बूथ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि पोलिंग बूथ के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स रहते हैं जिनके द्वारा वहाँ पे पोलिंग बूथ है उसको मैनेज करना है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप से। और यहाँ पे जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट होना है कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग पोलिंग बूथ के ऊपर में, तो आप देखिए उसके जो हाईएस्ट ऑफिसर है उनको हम रिटर्निंग ऑफिसर के रूप से जानते हैं। वो मैक्सिमम आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिलेटेड जो पर्सन है मैक्सिमम समय आपको वही देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि इंश्योरेंस का जितना भी वर्क है उसको रेगुलेट किया जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। सबसे पहले हम यहाँ पे इस न्यूज के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए कि उनके द्वारा यहाँ पे एक एज का बैरियर हुआ करता था कि 65 प्लस का अगर कोई पर्सन है तो उसको यहाँ पे इंश्योरेंस का जो एक्टिविटी है वो इंगेज नहीं किया जाता था, इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस के अंदर में उनको ऐड नहीं किया जाता था। तो इसी बैरियर को रिमूव करने का काम किया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें 1999 के समय इसको सेटअप किया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में इसको सेटअप किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको सेटअप किया गया था। इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस का जो मार्केट है इंडिया के अंदर इमर्ज होने लगा था 1999 के समय में, तो उसी दौरान में इसको यहाँ पे रेगुलेट करने के पर्सपेक्टिव से इस बॉडी को बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर में।
प्रेजेंट डेवलपमेंट क्या है कि जो सीनियर सिटीजन्स है जिनको कि हेल्थ यहाँ पे इंश्योरेंस है, री इंश्योरेंस का जो सर्विस अवेलेबल नहीं हुआ करता था, उनको भी यहाँ पे जो सर्विस है वो अवेलेबल होगा, तो उसको भी यहाँ पे जो बैरियर है उसको रिमूव किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में है, तो एएमयू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। 1874 के समय में सर सैयद अली अहमद खान हैं जिनके द्वारा एएमयू है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। अर्लियर फेज के अंदर इसका जो नेमिंग है वो डिफरेंट हुआ करता था। 1920 के समय इसका जो नेमिंग है वो एएमयू के नाम से कर दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इनके माइनॉरिटी स्टेटस की वजह से भी ये यूनिवर्सिटी है वो न्यूज़ के अंदर में था। अभी रिसेंटली 2023 के समय में इनको जो माइनॉरिटी स्टेटस हुआ करता था उसको रिमूव किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया गया था, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड अगर किसी पर्सन के द्वारा किसी इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया है, डेट डज नॉट मीन्स कि वो इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर ही रहेगा। 1874 के समय में इसको मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है उसके रूप से सेटअप किया गया। 1920 के समय में एएमयू के नाम से कन्वर्ट किया गया, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे अलीगढ़ के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि अलीगढ़ के जो लोक्स हैं, जो ताले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। हमारे सदर्न इंडिया के अंदर भी एक जगह है जिसको कि हम डिंडीगुल के नाम से जानते हैं। डिंडीगुल नाम की जो जगह है वो तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। आप देखिए कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उनको शायद जीआई टैग है वो भी दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक स्ट्रीम के बारे में है, इडुक्की नाम का जो एरिया है केरल के अंदर में, इडुक्की के अंदर में जो एक स्ट्रीम है वो कम्प्लीटली डेड हो चुका था, कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुका था। आप देखिए कि वहाँ का जो टोपोग्राफी है उसको चेंज किया गया, लिटिल बिट जो चेंजेज है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करने के रिगार्डिंग में कैरी आउट किया गया। ग्रास रूट जो इकोसिस्टम है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्ट्रीम्स के रिवाइवल के रिगार्डिंग में, तो उसको यहाँ पे बेसिकली रिस्टोर किया गया है। आप देखिए कि ग्रासलैंड के द्वारा एक रोल प्ले किया जाता है कि वाटर का एब्जॉर्ब करने के रिगार्डिंग में और उस वाटर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से इसको यहाँ पे जो ग्रासलैंड का जो इकोसिस्टम है उसको वहाँ पे रिस्टोर करने के थ्रू में यहाँ पे स्प्रिंग है उसका रिवाइवल किया गया है, इडुक्की के एरिया के अंदर में है। जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो यूएनडीपी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, बट इसको जो फंडिंग है यूएनडीपी प्लस में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो नाबार्ड नाम का जो इंस्टीट्यूशन है जो रूरल बैंक्स का एक हाईएस्ट बैंक आपको देखने के लिए मिलेगा, तो नाबार्ड एंड यूएनडीपी के द्वारा इसको बेसिकली सेटअप किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रशांत भूषण सर के बारे में है जो लॉयर के पर्सपेक्टिव से हैं, उनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसके पर्सपेक्टिव से एक एसआईटी है उसको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में कहा गया है कि एक एसआईटी को यहाँ पे सेटअप किया जा सके जिससे कि जो बॉन्ड स्कीम है उसके अंदर अगर कोई यहाँ पे जो मिसकंडक्ट है वो देखने के लिए मिला हो तो उसका इंक्वायरी है वो कैरी आउट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसके बारे में हमने काफ़ी बार रीड किया है, कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट्स हैं जिनको लाया गया था इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के पर्सपेक्टिव से। आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट के अलावा आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, पीपल्स एक्ट के अलावा आपको यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 है उसका भी अमेंडमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर में कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है वो एलिजिबल हुआ करता था, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लास्ट इलेक्शन के दौरान में 1% वोट्स है जिनको सिक्योर किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैश्यू के बारे में है, आप देखिए कि कैश्यू का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, आंध्र प्रदेश के अंदर में आपको प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, बट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से उसका जो परचेज है उसके अंदर में कुछ इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान में किसी भी पर्सन के द्वारा 50,000 मनी है उसको कैरी किया जा सकता है, 50,000 से ज़्यादा जो पैसा है वो नहीं कैरी किया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस तरीके का जो कंसर्न्स है वो देखने के लिए मिलते हैं कि वहाँ पे जो पर्सन है उनके द्वारा फ्री एंड फेयर का जो इलेक्शन कॉन्सेप्ट है या वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के रिगार्डिंग में जो मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जा सकता है। तो उसी के रिगार्डिंग में एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो 50,000 है उससे ज़्यादा पैसा है वो किसी पर्सन के द्वारा नहीं कैरी आउट किया जा सकता। काफ़ी सारे स्टेट्स के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग हैं वो आंध्र प्रदेश के एक एरिया के अंदर पहुँचते हैं जिसको कि हम अनाकापल्ली के नाम से जानते हैं। अनाकापल्ली नाम का जो एरिया है आंध्र प्रदेश के अंदर में जहाँ पे केशू का प्रोडक्शन काफ़ी हायर है, तो आप देखिए कि वहाँ पे बताया गया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इस रूल के थ्रू में जो केशू का परचेज है उसको इम्पैक्ट हुआ है।
टोरंटो कनाडा के अंदर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाला है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को यहाँ पे बैन किया जाए। बट इंडिया ने आप देखिए कि 2022 के समय में जो यहाँ पे जो रूल्स है उनको इम्प्लीमेंट किया गया था, पर रूल्स का मेन मोटिव यही था कि सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको रेगुलेट किया जाए, ना कि बैन किया जाए। क्योंकि प्रेजेंटली काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज है जिसके अंदर में आपको जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो इंडिया के अंदर यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि जो वाटर बोतल है, वाटर का जो बोतल है उसके अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको यूज किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बेसिकली क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी प्रोडक्ट है जिसको प्लास्टिक के उस एनवलप के अंदर में या प्लास्टिक के किसी भी थिंग के अंदर रखा गया है और उसको एक बार यूज करने के बाद में आप यहाँ पे डिस्पोज करते हो, तो उसको ही यहाँ पे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका पार्ट माना गया है। गवर्नमेंट के द्वारा 2022 के समय रूल्स को लाया गया था, बट उसको बैन करने के बारे में नहीं बताया गया है। गवर्नमेंट का मेन पर्पज है रेगुलेट करना। यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी इसको रेगुलेट करने के बारे में कहा गया है। यूएसए के द्वारा भी यही डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स इस यहाँ पे नेगोशिएशन जो चल रहे हैं टोरंटो के अंदर में, कनाडा के अंदर में। आप देखिए कि जो फॉरेक्स का जो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स का जो ट्रेडिंग है उसके रिगार्डिंग में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू देखने के लिए मिला है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसी के रिगार्डिंग में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जो रेड्स है उनको कैरी आउट किया गया है काफ़ी सारे सिटीज़ के अंदर में। ईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्लियर नेम इसका एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था। 1957 के समय इसको सेटअप किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेज है उनको इसके द्वारा डील किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे यहाँ पे जो एडवोकेट्स का डिफरेंट बॉडी हैं, जैसे कि आप देखिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ऐसे जो डिफरेंट बॉडीज हैं हर एक स्टेट के अंदर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उन एडवोकेट्स का जो बॉडी है उनको यूनिफॉर्म वे में यहाँ पे रेगुलेट करने के बारे में या यूनिफॉर्म उनका एक गाइडलाइंस होना चाहिए, जिसके पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जल्दी ही इनको रेगुलेट किया जाएगा। 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी रेगुलेट किया जाता है, जो लीगल सेक्टर के पर्सपेक्टिव से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आपको देखिए कि आपको यहाँ पे जो एनएलयू हैं, काफ़ी सारे जो लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी रेगुलेशन आपको यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू देखने के लिए मिलता है। सीजीआई सर के कहा गया है कि जो पीपल्स के जो राइट्स हैं, लोगों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। नए जो क्रिमिनल लॉज हैं जो कि आपको 1 जुलाई के समय से इम्प्लीमेंटेशन उनका देखने के लिए मिलेगा। अर्लियर समय में हमारे यहाँ पे जो लॉज हुआ करते थे उन लॉज को आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय के हुआ करते थे, तो उनको रिप्लेस करते हुए हमारे यहाँ पे 3 जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको लाया गया है, जिनको इम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 जुलाई के समय किया जाएगा। तमिलनाडु के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे जो रोडेंटिसाइड्स है उनका पॉइजनिंग का जो सिचुएशन क्रिएट होता था, जिनको कि हम यहाँ पे येलो फॉस्फोरस का जो इंसिडेंट है उसकी वजह से भी जानते हैं। येलो फॉस्फोरस के जो पेशेंट्स हैं उनको किस तरीके से डील किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं उसको कैरी आउट किया गया है। काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, काफ़ी सारे जो लीवर से इम्पेक्टेड जो पर्सनस हैं उनका यहाँ पे रोडेंटिसाइड्स है उसका कंजप्शन के रिगार्डिंग में या उसका इम्पैक्ट की वजह से उनको आपको यहाँ पे हेल्थ का जो रिपरकशंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्हीं का जो यहाँ पे एक ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया, येलो फॉस्फोरस है जिसको यूज किया जाता है रोडेंटिसाइड्स के अंदर में, या आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो रेट्स है उनको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में जो थिंग्स हैं उसके अंदर में। स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जो लाइफ एक मिशन है, जो लाइफ एक मिशन है स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो उसी लाइफ मिशन के रिगार्डिंग में जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है उसको चलाया गया था, जिसके अंदर में प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल जो पर्सन है उनके द्वारा भी यहाँ पे जो क्रेडिट्स है उनको सिक्योर किया जा सकता है। इसके अंदर में एफोरेस्टेशन का जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करते हुए उसके अंदर में कुछ अमेंड किया गया है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि क्या अमेंडमेंट को यहाँ पे कैरी आउट किया गया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर में। आपको ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। गोल क्या है? गोल यही है कि यहाँ पे जो वेस्ट का जो रिड्यूस करना है वेस्ट को, और इम्प्रूव करना है हमारे यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट को। वॉलंटरी एक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में। इंडिविजुअल पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है अफोरेस्टेशन के पर्सपेक्टिव से। अफोरेस्टेशन अगर कैरी आउट किया जाएगा तो एयर पोल्यूशन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, इनको यहाँ पे टैकल किया जा सकता है। और आप देखिए कि वेस्ट मैनेजमेंट एयर पोल्यूशन को जो कंट्रोल किया जाएगा उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो ग्रीन क्रेडिट है, जो ग्रीन क्रेडिट है वो दिया जाएगा। ग्रीन क्रेडिट आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें जिसके द्वारा इस प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट किया जाता है, उसको हम जानते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के द्वारा जो ग्रीन क्रेडिट का जो मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू इसका कैलकुलेशन को कैरी आउट किया जाता था, उस कैलकुलेशन को लिटिल बिट चेंज किया गया है। फरवरी के समय में मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ यहाँ पे नए रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिविजुअल पर्सन है, उनको भी यहाँ पे अफोरेस्टेशन का जो पे है वो कैरी आउट किया जा सकता है, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, काफ़ी सारी जो कंपनी है जैसे पब्लिक सेक्टर का जो कंपनी है इंडियन ऑयल है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ऑयल इंडिया है, कोल इंडिया है, उन सभी के द्वारा इस प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो कैरी आउट किया गया। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कंट्रोवर्सी क्या हुआ, कंट्रोवर्सी आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे जो ऑपरेशनल जो सिचुएशन है इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का, तो जो इक्विटिंग का जो कॉन्सेप्ट है या जो कंपनीज के द्वारा जो क्रेडिट को सिक्योर किया गया उसका ट्रेडिंग भी यहाँ पे कैरी आउट किया जा सकता है, उसी के रिगार्डिंग में इसका आपको जो क्रिटिसिज्म है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आप देखिए कि रिसेंटली यहाँ पे जो नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर में WHO की एक रिपोर्ट के अंदर सामने आया कि नेस्ले के प्रोडक्ट्स के अंदर में इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स उनके द्वारा सेल किए जाते हैं जिसके अंदर शुगर का जो कंटेंट है वो आपको हायर देखने के लिए मिलेगा। शुगर का कंटेंट आपको हायर देखने के लिए मिलेगा, FSSAI का जो गाइडलाइंस है उनसे भी हायर आपको ये देखने के लिए मिलता है। मेल्टोज के बारे में अगर हम बात करें, जो बेसिकली एक शुगर के रूप से जो फ्लेवर के रिगार्डिंग में यूज किया जाता है, मेल्टोज इज नथिंग बट द 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। एक शुगर का एक फॉर्म है जिसको कि टुगेदर बॉन्ड के रूप से फॉर्म किया जाता है। और आप देखिए कि ये शुगर के रिगार्डिंग में आपको हायर देखने के लिए मिलेगा। FSSAI के जो गाइडलाइंस हैं कि 5 ग्राम पर 100 ग्राम के का कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर 5 ग्राम के आसपास जो शुगर है वो होना चाहिए। बट ये जो शुगर है वो हायर होने की वजह से यहाँ पे इंडिया के अंदर में जो शुगर का जो इम्पैक्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। आप देखिएगा अगर टू मच यहाँ पे जो ग्लाइकेमिक जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो शुगर का अगर कंटेंट हायर किसी के द्वारा भी कंज्यूम किया जाता है तो इसका इम्पैक्ट है वो बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें टूथ का जो डिके होना, टूथ का डिके के अलावा जो शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज होना, ब्लड शुगर इंक्रीज होना, हाई फैट का देखना। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे शुगर है, सोल्ट फूड है, ऐसे काफ़ी सारे फूड्स हैं जिनके अंदर में समय समय पे जो रेगुलेशंस है वो कैरी आउट किए जाने चाहिए। 2019 का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड फूड फॉर द इन्फेंट न्यूट्रिशन के कुछ रेगुलेशंस है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर में आप देखिए कि शुगर को अलाउ किया गया है। जो मिल्क के जो सीरियल बेस्ड कम्प्लीमेंट्री जो फूड्स हैं उनके अंदर जो शुगर है उसको अलाउ किया गया है, पर शुगर का जो कंटेंट है वो 20% से हायर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे रेगुलेट करने के बारे में ही डिस्कस किया गया है कि FSSAI के द्वारा इसका जो रेगुलेशन है वो जरूर से कैरी आउट किया जाना चाहिए। एर्डोगन के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज। आप देखिए कि एक और न्यूज था यहाँ पे, न्यूज बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी के रिगार्डिंग में था। IMF के द्वारा एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। IMF का जो रिपोर्ट है वो बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, जिसके अंदर में बताया गया है कि जो मार्केट्स हैं, जो ग्लोबल फाइनेंस का जो मार्केट है, हायर इन्फ्लेशन है वो प्रेजेंट है, जो राइजिंग लैंडिंग का जो प्रोसीजर है वो राइजिंग सिचुएशन के अंदर है, अनरेगुलेटेड क्रेडिट मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो साइबर अटैक है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के बारे में उसका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है IMF का उसके अंदर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से है, एर्डोगन के द्वारा जो तुर्की के जो आपको यहाँ पे हाईएस्ट लीडर देखने के लिए मिलते हैं उनके द्वारा पैलेस्टीनियन जो यूनिट है उनके द्वारा यहाँ पे मिला गया है। पैलेस्टीनियन को ये पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उसको यूनिटी प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। नाइजर के बारे में है, US के द्वारा अपना जो मिलिट्री है उसको रिमूव कर लिया गया है नाइजर के वहाँ से। आप देखिए कि US का मिलिट्री वहाँ से रिमूव करने के साथ ही रसिया के कुछ मिलिट्री के जो पर्सन है उनका भी प्रेजेंस देखने के लिए मिला था नाइजर के अंदर में। US का जो हाउस है उसके रिगार्डिंग में है, यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में और ताइवान के पर्सपेक्टिव से। तो US के अंदर भी हाउस के अंदर एक बिल है उसको प्रपोज किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे मालदीव के रिगार्डिंग में है, तो आप देखिए कि मालदीव के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि जो 5 मेजर पॉलिटिकल टेस्ट है मालदीव के, वहाँ का जो न्यू पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो पावर के अंदर में आई है वो स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ब्लास्ट के अंदर में इराक के अंदर में एक पर्सन है जिनका डेथ हुआ है, जो इजराइल के द्वारा अटैक किया गया
ईरान के रिगार्डिंग में, तो उसी के दौरान में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि संडे का न्यूज़पेपर है, तो द हिंदू के अंदर एक फ़ोटो को शो किया जाता है। तो फोटो के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो ओलिव रिडली टर्टल्स है, ओलिव रिडली जो सी टर्टल्स है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। बसंत बीच जो आपको बेसिकली यहाँ पे चेन्नई के पास देखने के लिए मिलेगा, बसंत बीच है, उसी के ऊपर में जो ओलिव रिडली टर्टल्स है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप देखिएगा ओलिव रिडली टर्टल्स के द्वारा जो मास हैचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कैरी आउट किया जाता है। यहाँ पे वो टर्टल्स का जो कंजर्वेशन है उसके रिगार्डिंग में स्टूडेंट जो सी टर्टल कंजर्वेशन नेटवर्क है, ट्री फाउंडेशन है, उनके द्वारा यहाँ पे जो नेस्ट है उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। कोस्टल एरिया का जो लाइट्स है उसको भी ऑफ कर दिया गया, जिससे कि ये जो टर्टल्स है जब इनका मास हैचिंग का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा तो ये जो स्मॉल जो इन्फेंट्स हैं वो बेसिकली सी की तरफ वापस से चले जाएं, तो उसी को यहाँ पे शो किया गया है स्टूडेंट्स, ओलिव रिडली टर्टल्स हैं उनके बारे में। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले हैं उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।